हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 स्टेट ऑफ मैटर को कवर करेंगे। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं बेसिक केमिस्ट्री का, तो हम चैप्टर वाइज वीडियो अपने अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, तो आप जरूर देखिए। तो इस वीडियो में हम पदार्थ की अवस्था से बार बार पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड एसएससी और रेलवे और अग्निवीर को टारगेट करके यह क्लास चलाई जा रही है। तो यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। अगर आप वीडियो से जुड़े तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, पदार्थ की दूसरी अवस्था क्या कहलाती है। तो देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की पहली अवस्था होती है ठोस, पदार्थ की दूसरी अवस्था होती है द्रव, और पदार्थ की तीसरी अवस्था होती है गैस, और पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। तो पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव और गैस। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस और चौथी होती है प्लाज्मा। तो पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम को पिघलाने से रोकने के लिए, देखिए गर्मियों के दिनों में आइसक्रीम को पिघलाने से रोकने के लिए एक आइसक्रीम के डिब्बे को किस वस्तु से लपेटेंगे। तो आइसक्रीम को पिघलने से रोकने के लिए उस पर किस वस्तु से उसको ढकेंगे, तो वो एल्युमिनियम की पन्नी से। उससे क्या होगा कि वो आइसक्रीम जल्दी नहीं पिघलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, निम्न में से कौन सी गैस लॉफिंग गैस के नाम से प्रचलित है। लाफिंग गैस यानी कि हंसाने वाली गैस। ये कहीं कहीं देता है कि कौन सी गैस है जो जिसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। तो लाफिंग गैस यानी हंसाने वाली गैस, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 N2O होगा, क्योंकि NO2 तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड को लॉफिंग गैस अथवा हंसाने वाली गैस कहते हैं। इसकी खोज अगर पूछा कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किए थे जोसेफ प्रिस्टली ने लाफिंग गैस की खोज सन 1772 ईस्वी में किया था। सन 1772 ईस्वी में लाफिंग गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न, बायोगैस अथवा गोबर गैस। बायोगैस को गोबर गैस भी कहा जाता है, का मुख्य घटक क्या होता है। तो यह किसका घटक होता है, तो यह होता है मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन का फार्मूला क्या होता है, तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, वो कौन सी अवस्था होती है। तो देखिए, पदार्थ की बताएं आपको कि पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है। तो वो पदार्थ की कौन सी अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। देखिए, आकार निश्चित नहीं होता है तो वो कौन सी अवस्था है, तो वो है द्रव अवस्था। ऐसी अवस्था है जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। अगर पूछेगा ठोस का, तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। और गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, अर्थात इसे जिस भी बर्तन में रखिएगा उस बर्तन का रूप धर लेता है। इसका आकार और आयतन नहीं निश्चित नहीं होता है, इसीलिए किसी भी बर्तन में रखिएगा तो उस बर्तन में यह कवर हो जाता है गैस। और ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और द्रव का हो ही गया, द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। इसे जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन में आसानी से यह भी सेटल हो जाता है। वह कौन सी धातु है जिसे हथेली पर रखें तो पिघल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न। वो कौन सी धातु है जिसे हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। वो कौन सी धातु है जिसे हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। वो कौन सी धातु है जो हथेली पर रखते ही पिघल जाती है, तो वह है गैलियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, गैलियम। देखिए, जर्मेनियम भी है लेकिन आप गैलियम इसका ट्रिक हो जाएगा, गैलियम यानी गल जाएगा। तो कौन सी धातु है जो गल जाती है, तो वह है गैलियम। देखिए, गैलियम का अगर पूछेगा परमाणु संख्या कितना होता है, तो गैलियम का परमाणु संख्या होता है 31। और गैलियम का अगर पूछेगा रासायनिक प्रतीक, तो Ga होता है, Ga। गैलियम का होता है Ga। गैलियम आवर्त सारणी के किस समूह का तत्व है पूछेगा, तो 13वें समूह का। समूह नंबर, जैसा कि जानते हैं कि आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं, तो 13वें समूह का गैलियम है, 13वें समूह का।
गैलियम किसका है? तो गैलियम 13वें होगा। अब देखिए जर्मेनियम के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो जर्मेनियम का प्रतीक क्या होता है? तो जी जर्मेनियम का रासायनिक प्रतीक होता है। जर्मेनियम का रासायनिक प्रतीक होता है जी। और पूछेगा अगर परमाणु संख्या कितना होता है? तो परमाणु संख्या 32 होता है। और देखिए कॉपर का अगर पूछेगा, देखिए पारा का रासायनिक प्रतीक होता है Hg। पारा का परमाणु संख्या होता है 80। और देखिए कॉपर का पूछेगा तो कॉपर का रासायनिक प्रतीक होता है Cu। और कॉपर का परमाणु संख्या होता है 29। कॉपर का हो जाएगा 29। नेक्स्ट प्रश्न, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? किन पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? देखिए क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप वीडियो स्टूडेंट तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको पता चल सके कि हम किस प्रकार का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम किस में होता है? तो वो होता है सबसे कम अथवा नगण्य ना के बराबर होता है गैस में। ठोस में होता है सबसे अधिक। क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ के कणों के बीच सबसे अधिक किस में होता है? तो सबसे अधिक होता है ठोस में, और सबसे कम होता है गैस में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी नोबल अथवा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो बताना रहता है कि इसमें से कौन सा नोबल अथवा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो देखिए जैसा कि जानते हैं कि अक्रिय गैसों की संख्या कितनी होती है? 6 अक्रिय गैस हैं। कौन कौन से? तो एक है हीलियम, हीलियम है, फिर नियॉन है, हीलियम नियॉन, फिर आर्गन, हीलियम नियॉन, आर्गन, हीलियम नियॉन, आर्गन, फिर क्रिप्टॉन भी है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन, और फिर होता है जिनॉन, और फिर होता है रेडॉन। तो रेडॉन, ये अक्रिय गैसें होती हैं 6। तो इसमें से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नोबेल गैस देखिए नोबेल गैस को अक्रिय गैस भी कहा जाता है। नोबेल गैस को अक्रिय गैस कहा जाता है। तो नोबेल गैस निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो वो 18वें समूह से। 18वें समूह, जैसा कि जानते हैं कि आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग को समूह कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। तो 18वें वर्ग। और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस समूह के तत्वों के कक्षक पूर्णतः भरे होते हैं? तो 18वें के, जिसमें टोटल अक्रिय गैसें, सभी अक्रिय गैसें इसमें आती हैं। इन गैसों का गलनांक और क्वथनांक बहुत होता है, बहुत कम होता है। देखिए जो अक्रिय गैसें हैं, जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनन और रेडॉन, इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है। ये पानी में कम घुलनशील होते हैं। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। ये उत्कृष्ट गैसें एक परमाणु होती हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी गैसें रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती हैं, यानी कि ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य धातु है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य धातु है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी कि तन्यता गुण सबसे अधिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य धातु है? तो वो है सोना सबसे तन्य धातु है। सोना सबसे तन्य धातु है। सोना सबसे तन्य धातु है। देखिए सोना सबसे शुद्ध सोना पूछा जाता है कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा तार के रूप में खींचा जा सकता है। तो इसीलिए सोना तन्य धातु हो गई, यानी कि तन्यता गुण इसमें सबसे अधिक होता है। और देखिए इसका सिंबल होता है Au। इसका रासायनिक सूत्र होता है Au, और इसका परमाणु संख्या होता है 7, 9 सोना, और Ag होता है चांदी का। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न में। बर्फ और पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदों का विकास किसके कारण होता है? तो देखिए ये किसके कारण ये होता है, बताना है कि बर्फ और पानी, बताना है कि बर्फ और पानी से भरे गिलास की बाहरी सतह पर पानी के बूंदों का विकास किसके कारण होता है? तो वो संघनन के कारण होता है। संघनन के कारण होता है। वर्षा भी संघनन के कारण ही होता है। क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा की बूंदें किसके कारण होती है? तो संघनन के कारण। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? तो कौन सा प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? तो वह है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। ऊर्ध्वपातन की क्रिया में ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। पूछता है कि कपूर किसके कारण? तो ये कपूर भी ऊर्ध्वपातन से होता है। संघनन में बताए हैं कि वर्षा भी संघनन के कारण होती है, संघनन के कारण। और वाष्पीकरण में वाष्प भाप बन के उड़ता है, उसी के ही वाष्पीकरण कहता है। आवर्त सारणी में उपधातु और अधातु तथा धातु की कुल संख्या कितनी है? तो बताना है कि आवर्त सारणी में उपधातु कितने हैं, अधातु कितने हैं और धातु कितने हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा आवर्त सारणी में उपधातु कितने हैं? तो उपधातु की संख्या है 7। और अधातु की संख्या कितनी है? तो अधातु की संख्या है 20। और धातु की संख्या कितनी है? तो धातु की संख्या है 91। देखिए आवर्त सारणी में कुल उपधातु 7 हैं, अधातु 20 हैं और धातु
91 है। टोटल मिलाकर पूछेगा टोटल कितने तत्व हैं, टोटल कितने हैं, तो वो है 118, जिसमें से 7 उपधातु और 20 अधातु और 91 धातु हैं। देखिए नेक्स्ट पेज और एक देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो से रेडियो क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे थे। चेक प्ले लिस्ट अगर आप वीडियो चुने तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करो। ज्वाइन टेलीग्राम पर फिर वीडियो क्लास की पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट टॉपिक कमिंग सून। नेक्स्ट टॉपिक इसका कमिंग सून हम जल्दी लेकर आएंगे आप लोगों के सपोर्ट के अनुसार। तो हम अपने चैनल पे टॉपिक वाइज क्लास दे रहे हैं, चैप्टर वाइज, तो आप जरूर वीडियो को देखें और धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।